नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। शुरुआत करेंगे श्रीनगर से। बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला श्रीनगर में अहम बैठक करेंगे और सुरक्षा संबंधी उपायों पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों से यहां पर मंथन किया जाएगा। कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हमले के मद्देनजर बेहद अहम दौरा ये माना जा रहा है और केंद्रीय गृह सचिव आज सुबह श्रीनगर पहुंचे थे और लगातार आप देखिए बैठकों का सिलसिला आप किस तरह से शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी रिव्यू को मद्देनजर रखते हुए यहां पर काम करने की काफी जरूरत और उसी को मद्देनजर रखते हुए अब केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला श्रीनगर में अहम बैठकें करेंगे और सुरक्षा संबंधी उपायों पर विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ मंथन किया जाएगा, क्योंकि कश्मीर के अंदर जो टारगेट किलिंग देखी जा रही थी, सिविलियन किलिंग देखी जा रही थी और उसके साथ ही साथ यहां पर सिलेक्टिव किलिंग देखी जा रही थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां काफी तरीके से अलर्ट पर देखी गई हैं। लेकिन अब जब अजय कुमार भल्ला यहां पर पहुंचे हैं तो जाहिर तौर पर बैठकों का सिलसिला बदस्तूर शुरू हो जाएगा। किन किन लोगों से ये बैठकें होंगी, किस तरह से ये बैठकें यहां पर रहने वाली हैं और बैठक के अंदर किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी, ये अब बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हमले के मद्देनजर बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है, क्योंकि आए दिन कश्मीर के अंदर लगातार टारगेट किलिंग की जा रही थी, जिसमें कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की कोशिश हो रही थी और जाहिर तौर पर अब यहां सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से काम करेंगी, ये अब बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से श्रीनगर के अंदर यहां पर अजय कुमार भल्ला पहुंचते हैं। केंद्रीय गृह सचिव हैं जो आज श्रीनगर पहुंचे थे और भव्य यहां पर स्वागत भी किया गया है। मेयर जुनेद मट्टू की तरफ से यहां पर स्वागत और उसके साथ ही साथ डीसी की तरफ से भी स्वागत जो है वो किया गया है। और जाहिर तौर पर अब आपको ये बताना बहुत जरूरी कि किस तरह से केंद्रीय गृह सचिव आज श्रीनगर के अंदर बैठकें करेंगे। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सैयद तजम्मुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से टारगेट किलिंग देखी जा रही थी, सिलेक्टिव किलिंग देखी जा रही थी कश्मीर के अंदर, अब यहां पर बैठकों का दौर यहां शुरू होता जा रहा है। क्या लगता है कि किस तरह से आने वाला दौर अब श्रीनगर के अंदर देखने को मिलेगा? देखिए, होम सेक्रेटरी का घाटी का दौरा, उनके साथ में डायरेक्टर जो है आईबीपी मौजूद हैं और केंद्र में बड़े बड़े सीनियर अफसरान जो हैं मुख्तलिफ एजेंसीज के, वो कश्मीर के दौरे पर आ चुके हैं। और कश्मीर दौरे में बड़ा अहम विषय ये होगा कि जून में जो शुरू होने वाला अमरनाथ यात्रा है उसके इंतजाम किस तरह से किए जाएंगे, नंबर एक। नंबर दो, क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से लगातार 2 सीजन यानी 2 लगातार जो है अमरनाथ यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा और जिसके बाद क्योंकि अभी ताजा आंकड़े हमारे पास टूरिज्म का और फुटफॉल बहुत जबरदस्त है, इसका गालिबन ये मतलब हुआ कि अमरनाथ यात्रा के लिए भी तैयारियां जो है वो मुकम्मल तौर पर कर दी गई है। इसी बीच में डायरेक्टर जनरल पुलिस के साथ साथ इंस्पेक्टर जनरल पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस, मुख्तलिफ अजला के वो होम सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगे और उसके अलावा आईबी को अपना फीडबैक दे देंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह का माहौल है और जो हालिया दिनों में जो लगातार हिलाकतें हुई नॉन लोकल लेबरर्स पर, जो फायरिंग के वाकयात में कई लेबरर्स जो है वो जख्मी हुए, उसके बाद जो नॉन लोकल माइग्रेंट्स लोग जो है जो बाहर से इतना आते हैं उनमें खौफो हिरास है और उसके बाद सीआरपीएफ पे से ग्रेनेड हमले हुए, पुलिस एहलकारों पर हमले हुए, अवामी नुमाइंदों पंचों सरपंचों पर हमले हुए, ये सारी हाल जो है इसमें अब जो AK भल्ला है होम सेक्रेटरी वो खुद इसका जायजा लेंगे कश्मीर घाटी में रहकर और आज और कल पूरी सुरक्षा। यानी ये कहा जा सकता है कि ग्राउंड पर रिव्यू करने की कोशिश हो रही है, ग्राउंड पर पूरी तरह से सिचुएशन समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर कश्मीर के अंदर हालात किस तरह से हैं। तजम्मुल, बताया यह भी जा रहा था कि डिलिमिटेशन कमीशन की तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट कराई जाएगी उसके बाद यहां पर चुनाव भी हो सकते हैं। क्या लगता है कि उसको मद्देनजर रखते हुए भी सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा? देखिए, एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट जम्मू है, कश्मीर में सिक्योरिटी विजिट करना भी, रिव्यू करना भी जरूरी है। दूसरा बड़ा अहम है कि डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट मई के फर्स्ट वीक में आने के बाद इंतखाबी बिगुल बच सकता है और उसके लिए भी सिक्योरिटी रिव्यू। और बताया यह भी गया है कि होम सेक्रेटरी को इस वक्त बताया गया कि पॉलिटिकल प्रोटेक्टेड लोग कितने हैं हमारे पास और हमारे पास जो पॉलिटिकल माइग्रेंट्स हैं उनकी तादाद कितनी है और इलेक्शन में जिस वक्त अगर आप एक कंस्टिट्यूएंसी में 20 से 25 कैंडिडेट पाएंगे
तो 20 से 25 कैंडिडेट्स के लिए अगर आपको मुनासिब सिक्योरिटी कवर ना सही, लेकिन आपको एक एस्कॉर्ट गाड़ी और पीएसओ वगैरह देने पड़ेंगे, जिनकी तादाद जो है बहुत ज्यादा बन जाती है। यही वजह है कि डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट बनने के बाद जो सिक्योरिटी रिव्यू लिया जाएगा उसमें एसएसबी और बाकी कंपनियां जो है सीआईएसएफ की कंपनियों को भी यहां पर दोबारा लाया जाएगा, जिसके बाद सिक्योरिटी ग्रिड जो है उसको मुकम्मल तौर पर तैयार करने के बाद सियासी माहौल बनाया जा सकता है। लेकिन कश्मीर घाटी में मिलिटेंसी ने बड़ा नया रुख लिया है, जहां एक तरफ 250 के आसपास मिलिटेंट हमेशा सिक्योरिटी एजेंसीज गिनाती है, उसमें कोई कमी नहीं आई। कल ही दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में 4 मिलिटेंटों के मारे जाने के बाद मिलिटेंटों की जो तादाद 175-180 के आसपास है, उसमें उतनी ज्यादा कमी नहीं आई। ये भी एक सिक्योरिटी कंसर्न होगा। उसके बाद आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, एसओजी एहलकारों पर लगातार मिलिटेंटों की तरफ से ग्रेनेड हमलों के बाद भी कैजुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं होम डिपार्टमेंट में मुंसलिक लोग जो है उनको भी पहुंचा है। ओवरऑल जो नॉन लोकल लेबरर्स यहाँ पे है और नॉन लोकल या कश्मीरी पंडित वापस आना चाहते हैं, उसके बाद चूंकि याद होगा कि कश्मीर में शाम के साए ढलने के बाद अंधेरा होते ही कुछ ऐसे अनहोनी वाकयात भी पेश आए कि रात 10-11 बजे तक हम सोशल मीडिया पर इंतजार करते हैं सोने से पहले कि कोई बड़ी खबर तो नहीं आई किसी इलाके से। लिहाजा ये अब देखा जाएगा कि इन इलाकों में शबाना गश्त यानी नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाएगी, जिसके आदेश पहले ही आईजीपी विजय कुमार ने दिए हैं। और आइंदा कुछ दिनों में पुलिस में बड़े रिशफल की भी खबरें हैं। तो जमुल, क्या वो जो सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए बात कही गई थी उस पर अमल किया गया कि दूरदराज के इलाकों के अंदर, गांव के इलाकों के अंदर यहाँ पर गश्त को बढ़ाया जाएगा? क्योंकि आज जब यहाँ पर आप देखिए गृह सचिव पहुंचे हुए हैं तो जाहिर तौर पर मंथन भी होगा इन सभी मुद्दों को लेकर। बिल्कुल, न सिर्फ इस चीज पर बल्कि जो जम्मू कश्मीर में 90 के बाद जो मिलिटेंसी शुरू हुई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 2005 के बाद मिलिटेंसी में कमी आने लगी थी। हालांकि अभी भी आर्मी का कहना है, 16वें कोर के कमांडर ने कहा कि लॉन्चिंग पैड्स पर मिलिटेंटों की अच्छी खासी तादाद जो है वो इस तरफ आने के फराक में है। यानी जो मंथन किया जाएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी स्ट्रेटजी, अपनी जो चुनौती इस वक्त मिलिटेंटों की तरफ से है, कहीं पर ग्रेनेड हमला होता है, कहीं पर नजदीक से गोलियां चलती है, कहीं पर वेपन स्नैचिंग हो जाती है। और यह भी इंकशाफ हुआ था कि मिलिटेंटों के पास शायद हथियारों की कमी हो चुकी है, क्योंकि बाइडेन और मोदी इंतजामिया ने जिस वक्त सरहद पर सीज फायर को लगातार जिस वक्त शुरू हुआ उसको अब साल होने को भी आया, मुकम्मल भी हो चुका है। उसके बाद कहीं हथियारों की कमी के बाद राइफल स्नैचिंग के वाकयात में भी इजाफा हुआ। यानी मेजर कंसर्न पोर्शन जो होगा राइफल स्नैचिंग, अटैक्स, ग्रेनेड हमले और उसके बाद नॉन लोकल लेबरर्स, पॉलिटिकल माइग्रेंट्स और बाकी लोगों की हिफाजत को कैसे यकीनी बनाया जाएगा। मिलिटेंसी के खिलाफ ऑपरेशंस में किस तरह की स्ट्रेटजी अब चेंज करनी पड़ेगी या कौन सी हिकमत अमली लेकर होम सेक्रेटरी आदेश देते हैं, यही आज की मीटिंग का सबसे बड़ा चर्चा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सैयद तजम्मुल हमें पूरे विस्तार से यहाँ पर जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से सिक्योरिटी रिव्यू को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर बैठकों का दौर शुरू कर दिया जाएगा और आतंकी गतिविधियां जो देखी जा रही हैं और उसके बाद हथियार छीनने की भी घटनाएं सामने आई, ग्रेनेड अटैक सामने आए, आतंकवादियों की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसमें आप देखिए सिलेक्टिव किलिंग्स भी देखी जा रही थी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आज जो बैठक है वो काफी अहम मानी जा रही है और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में कश्मीर घाटी के अंदर सुरक्षा बलों की स्ट्रैटेजी को और भी बदला जा सकता है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको किश्तवाड़ लिए चलते हैं और किश्तवाड़ से भी आपको एक और बड़ी अपडेट दे देते हैं किस तरह से किश्तवाड़ सिंथन मार्ग पर अभी भी यहां गाड़ियां नहीं दौड़ पा रही हैं और मौसम की बेरुखी के कारण यहां किश्तवाड़ सिंथन मार्ग नहीं खुल पा रहा है। और 6 महीने पहले बर्फबारी का कारण पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से बनता हुआ नजर आया, जिसमें यातायात बहाली नजर नहीं आई और मार्ग खुलने पर मड़वा बारवान सीधे यहाँ जिला मुख्यालय से जुड़ पाएगा, इस तरह से यह बताया जा रहा था। लेकिन अब बड़ी अपडेट ये जो है वो जिला किश्तवाड़ से देखने को मिल रही है, जहां पर अभी तक किश्तवाड़ सिंथन मार्ग की अगर बात करें तो यातायात बहाल नहीं हो पाया है। बर्फबारी होने की वजह से यहां रास्ता हमेशा कट जाता है, बर्फबारी के बाद यहां रास्ता पूरी तरह से बहाल नहीं हो पाता है, लेकिन अभी भी लोगों को ये राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। 6 महीने पहले बर्फबारी के कारण यातायात पर पाबंदी लगाई गई थी और मार्ग खुलने पर मड़वा बारवान सीधे यहाँ जिला मुख्यालय से जुड़ पाएंगे। इस तरह से आप देखिए खबर जो है वो जिला किश्तवाड़ से सामने आई है। लगातार अब सिंथन और किश्तवाड़ का जो मार्ग है ये खोलने की पूरी तरह से मांग तो सामने रखी जाती है और दावा भी पेश किया जाता है, लेकिन अभी तक ये सहूलियत लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो जाहिर तौर पर क्या कुछ कहना है, हमारे संवाददाता अजय शान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ अपडेट है?
देखिए आशा, जो सिंथर टाप है करीब 6 महीने बाद इसको उम्मीद जागी थी कि अप्रैल 14 को यानी बैसाखी तक के दिन एक टारगेट फिक्स किया गया था प्रशासन की तरफ से, इसको थ्रू किया जाएगा। बेशक इसको बांधे थ्रू करना था, लेकिन 2 दिन से जिस तरह से फिर मौसम खराब हुआ है, ताजा हिमपात हुआ है, कहीं ना कहीं इस रास्ते को थ्रू करने में मौसम आड़े आया है। और जो प्रशासन से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि वहाँ फिर स्लो क्लियरेंस का काम ज्यादा जैसे शुरू होगा, और जैसे ही NHADSL ने अपनी क्लियरेंस देखी उसके बाद यातायात खोल दिया जाएगा। तो फिर मिला के अभी कुछ दिनों के बाद अगर मौसम ठीक रहता है तो यातायात मार्च से शुरू हो जाएगा। काम कितना हो पाया है अभी तक क्लियरेंस को मद्देनजर रखते हुए अजय? देखिए, हम अगर ये कहें कि टोटल क्लियरेंस हो चुका है, जो पुरानी बर्फ गिरी थी 2 दिन पहले तक वो क्लियर हो गया था, लेकिन जो नया स्नोफॉल गिरा हुआ है उसको क्लियर किया जा रहा है। तो एक बड़ा काम नहीं है, बड़ा छोटा ही काम है, लेकिन अगर मौसम साफ रहता है जैसे आज धूप खिली हुई है तो आने वाले 2-3 दिन में ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन जितना से ये ग्लेशियर प्रोन इलाका है तो उसको देखते हुए जब तक NHADSL अपनी टेक्निकल क्लियरेंस नहीं देगी तब तक ऑफिशियली यातायात खोला नहीं जाएगा। हमें जो अभी खबरें आ रही हैं 3 से 4 दिन उसमें भी लग सकते हैं। चलिए अजय, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि अजय शान हमारे संवाददाता जिला किश्तवाड़ से हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ और सिर्फ एक क्लियरेंस की यहाँ जो डिमांड है वो सामने रखी गई थी, लेकिन रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। जब क्लियरेंस यहाँ पर बताई जाती है और उसके बाद ही यातायात को बहाल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल किश्तवाड़ और सिंथन मार्ग पर अभी तक यातायात बहाल नहीं किया गया है। साफ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। अभी तक रोड की पूरी तरह से क्लियरेंस तो हो गई है, लेकिन ऑफिशियल क्लियरेंस अभी तक बताई नहीं गई है। जब तक वो नहीं बताई जाएगी तब तक इस पर यातायात को बहाल नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी की लगातार आप देखिए किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं। अपनी पार्टी के साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जम्मू कश्मीर के OBC वर्ग की, तो यहाँ देखिए आरोप लगाया गया है। यानी आम आदमी पार्टी एक तरफ यहाँ सुर्खियां बटोरती है और दूसरी तरफ अपनी पार्टी के हवाले से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के OBC वर्ग की अनदेखी का आरोप लगा दिया है और पुरजोर समर्थन करने के भी मुद्दे सामने रख दिए हैं। और अपनी पार्टी ने यहाँ आप देखिए किस तरह से लगातार OBC वर्ग की अनदेखी का आरोप लगा दिया है। और पार्टी की OBC सेल के सम्मेलन में अल्ताफ बुखारी ने ये बड़ा मुद्दा उठाया है और अल्ताफ बुखारी ने OBC वर्ग के अन्य मुद्दों को भी पुरजोर समर्थन में यहाँ उठाने की बात कह दी है। अपना समर्थन यहाँ पर देते हुए पूरी तरह से अल्ताफ बुखारी को देखा गया है, अपनी पार्टी के सदर पूरी तरह बात करते हुए, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए अब जनाधार बढ़ाने की किस तरह से कोशिश की जा रही है। इससे पहले यहाँ पर महंगाई के मुद्दे को भी उठाया गया और साथ ही साथ डेली वेजर्स के मुद्दे को भी उठाया गया, लेकिन अब अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के OBC वर्ग की अनदेखी का आरोप लगा दिया है और अपनी पार्टी ने OBC वर्ग को आरक्षण न देने पर सरकार को लताड़ लगाई है। और पार्टी के OBC सेल के सम्मेलन में अल्ताफ बुखारी ने यह मुद्दा उठाया और अल्ताफ बुखारी ने OBC वर्ग के अन्य मुद्दों को भी यहां पर पुरजोर समर्थन देने की बात कह दी है। रितिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी है। रितिका, क्या कुछ कहना था अल्ताफ बुखारी का, सबसे पहले तो वो बताइए। जी, आपको बताना चाहेंगे कि OBC रिजर्वेशन को लेके जो मांग है वो आज बाहर निकाल के रखी जा रही है। इससे पहले भी काफी सम्मेलन हो चुके हैं और आज दोबारा से जम्मू के बिश्नाह में OBC सम्मेलन जो है वो रखा गया और यहाँ पे खास तौर पे OBC को जो रिजर्वेशन दी जाती है, जो अलग अलग भारत के अलग अलग हिस्सों में जो रिजर्वेशन मिलती है, वही सेंट्रल लॉ जो है जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। आपको बता दूं, बाकी के हिस्सों की अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर के अलावा 27% रिजर्वेशन जो है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस को दिया जाता है, पर जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2% दिया जाता है। और कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए आज का ये जो सम्मेलन है, यहाँ पे OBC के मुद्दों को उजागर किया जा रहा है। क्या लगता है रितिका कि जो 25% अभी बाकी है उसको जारी किया जाएगा या फिर कितनी बढ़ाई जाएगी यहाँ पर जो रिजर्वेशन है? जी, आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट को लेके अलग अलग निर्णय जो है सरकार की तरफ से लिए तो जा रहे हैं, पर अभी भी बहुत ही मुख्य निर्णय ऐसे हैं जो अभी भी लाइन में लगे हुए हैं, जो इंतजार में है कि कब उन्हें सुना जाएगा। आम जनता को अभी भी इंतजार में, और इसी के चलते जितने भी ये बैकवर्ड क्लासेस है, इसमें आपको बता दूं अभी तक 21 बैकवर्ड क्लासेस के इसमें नाम आ रहे हैं, जिसमें शिकारा वाला, स्वीपर्स, बारपर जो कि रूरल एरियाज के हैं, उसके बाद बांड, फिशरमैन और अलग अलग कैटेगरी और भी इसमें आ रही है। टोटल मिला के 21 है, जिन्हें इंतजार है कि सरकार जल्द इसकी मांग को पूरा।
लेकिन ऋतिका, सवाल यहाँ पर यह है कि अपनी पार्टी की तरफ से पहले ये मुद्दा नहीं उठाया गया है, अब पता है कि विधानसभा चुनाव सर पर हैं, तो क्या लगता है कि एक वोट बैंक बटोरने की कोशिश की जा रही है? जी आपको बता दूं, अपनी पार्टी की तरफ से ये मुद्दा पहली बार उठाया गया है और ये अंदर सम्मेलन में बात कही भी गई है। लेकिन इससे पहले भी जम्मू कश्मीर में अलग अलग स्थानों पे इस मुद्दे को जरूर हाईलाइट करने की कोशिश की गई और आज अपनी पार्टी ने, उनकी पार्टी में भी काफी लोग जो हैं वो जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उनका कहना है कि चाहते हैं कि उनके जो भी लोग हैं जम्मू कश्मीर के, जो भी पार्टी से जुड़े हैं चाहे ना जुड़े हों, उन लोगों को इंसाफ जो है, जो प्रॉपर राइट है उनका बनता है, उन लोगों को। लेकिन ऋतिका, यहाँ पर अल्ताफ बुखारी की तरफ से अभी हाल ही के दिनों में अपील की गई है पीएम से कि डेली वेजर्स का मुद्दा हल किया जाए, लेकिन जब वो खुद अपनी सरकार में थे पीडीपी में, उस वक्त हल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। अब यहाँ पर ओबीसी का मुद्दा उठा दिया गया है, महज सिर्फ मद्देनजर रखते हुए वोट बैंक एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। जी अभी साफ शब्दों में तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो अल्ताफ बुखारी की तरफ से एक बड़ी बयानबाजी की जा रही है। इसके अलावा जो बॉम्बे बटालियन के बच्चे थे या फिर डेली वेजर्स की अगर हम बात करें तो उनके तो उन्होंने ये तब भी उठा था कि जब इनकी सरकार थी तो इन्होंने इन मुद्दों को आगे तक क्यों नहीं पहुंचाया था। आज के वक्त प्रेसिडेंट गवर्नमेंट टारगेट किया जा रहा है कि ये मुद्दे हो रहे, पर सीधी साफ शब्दों में बात करें तो जनता के मुद्दे हल होने चाहिए, चाहे किसी की। ऋतिका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋतिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो बता रही हैं कि किस तरह से अपनी पार्टी की तरफ से एक बड़ा दावा पेश कर दिया गया है और मद्देनजर रखते हुए आप देखिए किस तरह से अल्ताफ बुखारी की तरफ से भी बताया गया है कि समर्थन वो देते हैं ओबीसी समाज के लोगों को, क्योंकि जो आरक्षण उन्हें नहीं दिया जा रहा है सरकार को वो घेरते हुए नजर आए। लेकिन अब देखना यह होगा कि अपनी पार्टी की तरफ से आने वाले समय में और कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं और कौन से कदम उठाए जा सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे जिला सांबा, अब आपको लिए चलते हैं। जिला सांबा में भी इस वक्त बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर सांबा में निर्माण सामग्री की कीमतों पर फिर से यहां पर विवाद शुरू हो गया है और खनन माफिया लगातार लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं और लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन के दावों पर सवाल उठा दिए हैं। बजरी, रेत और अन्य सामग्री के लिए यहां पर ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार आप देखिए खनन माफिया के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से खनन माफिया आम लोगों की जेब पर डाका डालता हुआ नजर आ रहा है और सांबा में निर्माण सामग्री की कीमतें फिर से यहां पर विवादों का एक विषय बन चुकी हैं और लोगों ने प्रदर्शन कर प्रशासन के दावों पर सवाल उठा दिया है और बजरी, रेत और अन्य सामग्री के लिए यहां अब ज्यादा कीमत आम जनता को चुकानी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं और वो सीधा आरोप यहां सरकार पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खनन माफिया लगातार यहां धांधली करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन पर नकेल क्यों नहीं कसी जा रही, ये बड़ा सवाल अब बनता जा रहा है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋषि, इससे पहले भी खबर यहां जिला सांबा के अंदर से देखने को मिली थी, लेकिन उस पर भी कोई असर होता हुआ नजर नहीं आया और आज फिर से खनन माफिया को मद्देनजर रखते हुए लोगों में रोष। देखिए बिल्कुल आशा, मैं अभी भी उसी ग्राउंड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है तमाम टिप्पर चालकों की तरफ से और सीधे आरोप जो वो लगाए जा रहे हैं कि माइनिंग माफिया का इतना ज्यादा बोलबाला है कि आए दिन वो अपनी मनमर्जी करता है और जो सरकारी रेट फिक्स किए गए हैं उसकी वायलेशन की जा रही है। 3.75 रुपए जो रेट फिक्स किया गया है एक गाड़ी को लेकर, जो रॉयल्टी है उस रॉयल्टी को 6 रुपए के हिसाब से लिया जा रहा है, यानी 600 रुपया रेट जो वो लिया जा रहा है सैकड़े के हिसाब से। और ये भी कहा जाता है माइनिंग विभाग के जो वहां पर लोग काम कर रहे हैं कि आपने मटेरियल लेना है तो लीजिए, हम तो यही रेट आपसे लेंगे और आपने अगर नहीं लेना तो आप यहाँ से चले जाइए, आपको पर्ची भी नहीं दी जाएगी। अगर पर्ची नहीं दी जाती है तो तमाम ये लोग जब सड़कों पर गाड़ियां लेकर पहुंचे तो उनको पुलिस जो वो चालान काट देती है। तो कहीं ना कहीं यही चीजें जो वो लगातार देखी जा रही है कि माइनिंग माफिया लगातार हावी है और माइनिंग विभाग ये बड़े बड़े दावे कर रहा है कि हम इसके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगा रहे हैं और लगाम लगना शुरू हो चुकी है। लेकिन आए दिन इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत से काम किया जा रहा है और जब ये चीजें हाईलाइट होती है तो उस दिन आकर अपना अपना जो पक्ष रखा जाता है, अपनी सफाई पेश कर दी जाती है तमाम अधिकारियों की तरफ से। तो ये एक चिंता का विषय लगातार जो गरीब तबका है, खासतौर पर जो चालक, टिप्पर चालक है, ट्रैक्टर चालक है, वो तो एक ड्राइवर का काम कर रहे हैं, उनको जो रोजी रोटी लगी हुई है, लेकिन उनको काफी ज्यादा हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है। उसी को लेकर ये लगातार। ऋषि, ये बताइए कि प्रशासन की तरफ से एक रेट लिस्ट यहाँ पर जारी करनी है, क्या वो रेट लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है और अगर रेट लिस्ट जारी की गई है तो उसमें कितने प्रतिशत रेट में बढ़ोतरी की गई है?
देखिए ₹2.75 जो रेट है वो फिक्स किया गया था। ये जो रेट लिस्ट है ये पब्लिक डोमेन में है और ₹1 डीसी मैडम ने इनको कहा था कि मेंटेनेंस के चार्जेस, जो लोडिंग के चार्जेस है, वो आप ₹1 लेकर चलिए। वो रेट मिलाकर ₹3.75 बनता है, जबकि ₹600 अभी भी लिया जा रहा है। तो आप कहां से कह सकते हैं कि प्रशासन की ये बातों को मान रहे हैं? डीएमओ खुद मौके पर मौजूद है और मैंने डीएमओ से ये सवाल किया है कि आप लगातार दावा कर रहे थे कि यहाँ पर माइनिंग माफिया का बोलबाला नहीं है। तमाम वहाँ पर जो माइनिंग की जा रही है वो सारे ऑप्शन के ब्लॉक है, यहाँ पर बिड लगी हुई है। अगर उसके बावजूद भी ये रेट की वॉयलेशन की जा रही है तो ये बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है और बार बार उनका ये कहना है कि हम इस नेक्सस को खत्म कर रहे हैं। हमारी जो मल्टी टास्क फोर्सेज हैं वो तमाम अलग अलग ब्लॉक्स पर लगाई गई है, जिसमें पुलिस के लोग भी शामिल हैं। अगर ये सारा सिस्टम प्रशासन दावा कर रहा है कि हम मेंटेन कर रहे हैं, सिस्टम को सुचारू कर रहे हैं, तो आए और कितने साल लग जाएंगे ऋषि? क्या ये सवाल किया गया था पीएमओ से कि और कितने साल लगेंगे इनका बोलबाला खत्म करने के लिए? देखिए वो तो दावा कर रहे हैं कि वो खत्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वो बात कर रहे थे उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें आज भी उनके जहन में ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में वो लाना नहीं चाहते। क्या हम मान के चलें कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे लूपहोल हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहे और लगातार छोटे लोगों को हैरासमेंट फेस करनी पड़ रही है। टिप्पर चालकों ने ये कहा कि अगर हम ₹600 की मटेरियल लेकर जा रहे हैं, हम आगे जिसको मटेरियल देते हैं वो भी हमारे ऊपर चिल्लाते हैं कि आप इतना रेट हमसे ले रहे हैं। तो ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं नेक्सस है कि अगर सरकारी रेट फिक्स है तो फिर उसको दोबारा से ओवरचार्ज क्यों किया जा रहा है? क्या मेरी बगत है? क्या कोई इनका ऐसा कोई इन्होंने माफिया जो सक्रिय है, कोई ऐसा टारगेट इन्होंने फिक्स किया कि हमने शाम तक इतनी वसूली करनी है? प्रशासन की नाक तिले, दिक्कतें आ रही है, प्रशासन की नाक तले ये सारा काम हो रहा है, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं। तो एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ प्रशासन पर भी बनता है, एलजी प्रशासन पर भी बनता है, क्योंकि ग्रीवेंसेस सेल तो बनाए गए हैं, लेकिन उस ग्रीवेंसेस सेल के अंदर आम जनता की आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। देखिए आशा, मैं आपको बता रहा हूँ कि तमाम वो लोग जिनके साथ आज सरपंच पर शामिल हुए प्रदर्शन में, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी 24 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं और हम कोशिश करेंगे अपनी बात उनके तक पहुंचाएं कि इस नेक्सस को खत्म किया जाए जो सैंड माफिया, रेत माफिया इस समय सक्रिय है और लगातार लोगों को लूटा जा रहा है। और जो प्रशासन का जोर है वो इनके आगे नहीं चल रहा। प्रशासन अगर एक दिन ग्राउंड पर जाता है तो वहां पर चीजें दुरुस्त कर आ जाता है, लेकिन दोबारा से वही चीजें फिर वापस आ जाती है, जिसको लेकर प्रशासन के ऊपर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक दिन सिर्फ दिखा दिया जाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, इस माफिया को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोबारा से एक हफ्ता मतलब महज सिर्फ लोगों को आश्वासन देकर टालने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से प्रशासन की नाक तले ये पूरी धांधली मचती हुई नजर आ रही है। खनन माफिया लगातार अपना हौसला बुलंद किए हुए हैं, लेकिन अभी तक इन पर कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई है, जिस पर अब आम जनता आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि आखिर क्या वजह है कि प्रशासन इन पर नकेल नहीं कस रहा। आगे बढ़ जाएंगे। अब गेहूं और बासमती के उत्पादन के साथ साथ अब यहां ब्लॉक सुचेतगढ़ के सीमावर्ती गांव कलोई के किसान अब स्ट्रॉबेरी, मशरूम और फूलों की खेती यहां पर कर रहे हैं और खेती करने के बाद अपने पूरी तरह से जो आय है उसे दोगुना कर रहे हैं। तो किसानों के मुताबिक स्ट्रॉबेरी की खेती से उन्हें अच्छा खासा लाभ मिल रहा है और हॉर्टिकल्चर विभाग भी स्ट्रॉबेरी के उत्पादन के लिए उनकी हर तरह की मदद कर रहा है। विभाग द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए आर्थिक मदद भी की जा रही है। सर तकरीबन मैं पिछले 3-4 साल से ये स्ट्रॉबेरी पे काम कर रहा हूँ। ये अच्छी वैरायटी है, ये डिपार्टमेंट वालों ने हमें दिया था इसका सीड, तो तकरीबन मैं 3 साल से लगा रहा हूँ। इस बार ये जो वैरायटी है ये विंटर राउंड वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है, इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ मेरे को, इसलिए मैं आगे और भी इस काम को बढ़ाऊँगा। और तकरीबन ये डिपार्टमेंट की तरफ से हमें जो सीड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। अगर हम कहीं बाहर नर्सरी से लाते हैं तो हमें 13,000 रुपया डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से 13,000 रुपया सब्सिडी दी जाती है। इसलिए ये काम अच्छा है, कैश क्रॉप है, इससे अच्छी आमदनी हो रही है हमें। तकरीबन अगर बिल्कुल ठीक ठाक हमारी क्रॉप चले तो कनाल में से कम हमें लागत निकाल कर 50 से 60,000 रुपये की आमदनी हो जाती है। मार्केट में ठीक है, मार्केट अच्छी है, इसकी काफ़ी डिमांड है, अच्छी मार्केट है, तो हम जितना भी होता है सुबह निकाल के तो हम मंडी में सेल कर देते हैं। डिमांड अच्छी है, मंडी में तकरीबन हमें 30 से 35 रुपए में बॉक्स मिल जाता है। सर इसके अलावा मेरा मशरूम का काम है। मशरूम तो मैं तकरीबन 2010 से लगा रहा हूँ और मशरूम लगाने के बाद फिर मैंने कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा और कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने मुझे ये बताया कि आप मशरूम के साथ साथ स्ट्रॉबेरी लगाओ, फूल लगाओ,
और स्ट्रॉबेरी के साथ साथ मैं 4-5 कनाल में फूलों की खेती भी कर रहा हूँ और मशरूम की। उससे मुझे अच्छा मुनाफा मिलता है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।